नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम अंग्रेजों के संघर्ष की श्रेणी में भाग 4 देखेंगे। इसके अंतर्गत मैसूर के आक्रमणों को तथा अंग्रेजों के साथ मैसूरों के संघर्ष को देखेंगे। इसमें हम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे, हैदर की चिंता करेंगे और टीपू सुल्तान के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं मैसूर की पृष्ठभूमि को। अंग्रेजों का संघर्ष, ये सीरीज हम पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों के संघर्ष के कारण हमने देखे थे, बहुत सारे कारण थे। यूरोप की राजनीति के कारण, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं के कारण, नए राजाओं के साथ सामंजस्य का अभाव, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप, इस कारणों से अंग्रेजों का संघर्ष होता है। इन सभी कारणों के कारण अंग्रेजों के बहुत सारे युद्ध हुए। इसमें कर्नाटक युद्ध पे हम चर्चा कर चुके हैं, बंगाल युद्ध पे भी चर्चा की थी, इसके हमने 2 वीडियो देखे थे। आज हम मैसूर युद्ध तथा मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। चलिए चलते हैं मैसूर की तरफ। मैसूर 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर में वाडियार वंश के चिक्का कृष्णराज का शासन था। संपूर्ण सत्ता 2 भाइयों नंदराज और देवराज के हाथ में आ गई थी। नंदराज ने 1749 ईस्वी में, माफ कीजिएगा, नंदराज ने 1749 ईस्वी में हैदर अली को सेना में अधिकारी बनाया। हैदर शुरुआत में एक घुड़सवार के रूप में भर्ती हुआ था। ये हैदर अली है। हैदर अली के यहाँ शासन में अपनी स्थिति को मजबूत किया। हैदर अली यहाँ पर आया, फिर अपनी शासन में स्थिति को मजबूत करता है। 1750 में कर्नाटक युद्ध में अपनी योग्यता दिखाई तथा फ्रांसीसियों की तरफ से अच्छा युद्ध कौशल इसने दिखाया। 1750 में हैदराबाद के निजाम नासिर जंग की हत्या हो जाती, हमने देखा था, विद्रोह हो जाता है बीच में, जिसके कारण नासिर जंग की हत्या हो जाती है और फ्रांसीसियों की तरफ से मुजफ्फर जंग को नया निजाम बनाया जाता है हैदराबाद में। हैदर अली को 1755 ईस्वी में डिडूगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। डिडूगुल में उसने फ्रांसीसी अधिकारियों की देखरेख में एक तोपखाना स्थापित किया। सन 1760 ईस्वी में चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद हैदर अली ने नंदराज की सारी शक्तियां छीन ली। जो नंदराज और देवराज भाई थे, उनसे सारी शक्तियां छीन ली और मैसूर का स्वतंत्र शासक बन जाता है हैदर अली। इसके बारे में हमने जो स्वायत्त राज्य थे, मतलब जो राज्यों का नया राज्यों का जो प्रादुर्भाव हुआ था, उसमें मैसूर के बारे में विस्तृत से चर्चा की है। वो वीडियो आप जरूर देखें, जिससे मैसूर की स्थिति के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आगे और देखते हैं। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की तरफ से युद्ध लड़ने व फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध के कारण अंग्रेज हैदर अली को प्रारंभ से ही अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि हमने देखा था ना, जो कर्नाटक युद्ध था सन 1750 ईस्वी में, जो उसमें था हैदर अली फ्रांसीसियों की तरफ से अच्छा युद्ध कौशल दिखाता है। उसी के कारण अंग्रेज शुरुआत से ही हैदर अली को अपना शत्रु मानते थे। इधर हैदर अली की सत्ता स्थापित करने में फ्रांसीसियों का महत्वपूर्ण योगदान था। जो हैदर अली ने अपनी सत्ता स्थापित की थी, वो फ्रांसीसियों की मदद से ही की थी। इस कारण अंग्रेजों का मैसूर के साथ युद्ध होना स्वाभाविक था। फ्रांसीसियों से निपटने के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपना निशाना बनाया। हमने देखा था सन 1763 के आसपास में, जो फ्रांसीसियों के साथ में कुछ संधियां होने के बाद फ्रांसीसियों को ये अंग्रेज लोग शर्तों में बांध लेते हैं। उसके बाद अब वो मैसूर को अपना निशाना बनाते हैं। अंग्रेज और मैसूर के मध्य लड़े गए युद्धों का इतिहास में आंग्ल मैसूर के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। जो अंग्रेजों और मैसूर के मध्य लड़े गए युद्ध हैं, उनको इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों और मैसूर के युद्ध कुल 4 युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके साथ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है और इसी के साथ मैसूर की पूरी सत्ता में अंग्रेजों का हाथ आ जाता है। चलिए देखते हैं अब हम आंग्ल मैसूर युद्ध के
बारे में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1767 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य लड़ा गया। कारण इसका क्या था? अंग्रेजों का मैसूर के प्रति देशपूर्ण भाव। मुख्य कारण अंग्रेजों तथा मैसूर के मध्य कर्नाटक सीमा विवाद। ये कर्नाटक सीमा विवाद तो अंग्रेजों को एक बहाना था, मेन था। अंग्रेजों का फ्रांसीसियों से दुश्मनी और उसी के साथ हैदर अली की फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती के कारण ये हमला किया जाता है। सर्वप्रथम सन 1767 ईस्वी में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। शुरुआत में हैदर पराजित होने लगा, फिर हैदर ने मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ गठबंधन करके अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजों की करारी हार हुई। लोगों का यह भ्रम टूटा कि अंग्रेज अजय हैं। अभी तक लोगों को लगता था कि अंग्रेजों को जीता नहीं जा सकता है, लेकिन अब लोगों का यह भ्रम टूट जाता है कि अंग्रेजों को भी जीता जा सकता है। अंग्रेजों के पराजय के बाद मद्रास की संधि होती है। अंग्रेज यहाँ पर पराजित होते हैं मैसूर युद्ध में, और इसके बाद इनकी मद्रास में संधि होती है। मद्रास की संधि ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में होती है। अभी तक अंग्रेजों को अजेय माना जाता था, क्योंकि इन्होंने बंगाल में बहुत करिश्माई रूप से अपना प्रदर्शन दिखाया था। पहले प्लासी के युद्ध में भारी विजय की, फिर बक्सर के युद्ध में। तो अंग्रेजों का जो विजय अभियान था वो मैसूर के द्वारा रोका गया। यह इस संधि अंग्रेजों के हार के बाद में 1769 ईस्वी में मद्रास में हुई। इस संधि के दो पक्ष हैदर अली और मद्रास की अंग्रेजी सरकार थी। इसमें एक तरफ हैदर अली थे और दूसरी तरफ मद्रास की जो अंग्रेजी सरकार थी वो थी। संधि की शर्तें क्या थी? दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस करेंगे। जिन्होंने जो क्षेत्र जीते हैं वो अपने वापस करेंगे। अंग्रेज हैदर अली को युद्ध के रूप में हर्जाने को देंगे। जो अंग्रेज हैं वो युद्ध जो किया अंग्रेजों ने वो हर्जाना अंग्रेज भरेंगे। हैदर अली युद्ध में बंदी बनाए गए अंग्रेजों को रिहा करेंगे। जो हैदर अली ने युद्ध में जो अंग्रेज बंदी बनाए हैं उनको रिहा करेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में सीमा कुछ इस प्रकार थी। मैसूर की आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के दौरान सीमा यही रहेगी। फिर उसके बाद बराबर सीमा घटती जाएगी, उसे हम आगे देखेंगे। अब अगला देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। यह युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली व टीपू के मध्य लड़ा गया। शुरुआत में इसे हैदर अली शुरुआत करते हैं, लेकिन कैंसर तथा जो कैंसर हो जाता है, पहले से ही कैंसर था लेकिन कैंसर उनका बढ़ गया था, तथा उसके साथ ही साथ युद्ध में घायल भी हो गए थे। सन 1782 के आसपास में वहीं पर दिसंबर में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उस युद्ध को लगातार टीपू सुल्तान आगे 1784 ईस्वी तक ले जाएगा। इस युद्ध की शुरुआत 1780 ईस्वी में हुई तथा अंत 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि द्वारा होता है। चलिए आगे और देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को। इस युद्ध का कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी माही बंदरगाह पर कब्जा कर लेना। अंग्रेज थे वो फ्रांसीसियों का जो माही बंदरगाह पर थे, फ्रांसीसियों के अंडर में आता था माही बंदरगाह, वो अंग्रेज उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अंग्रेजों ने हैदर अली के राज्य के अंतर्गत आने वाला फ्रांसीसियों का माही बंदरगाह कब्जा कर लिया था। हैदर अली ने अपने मित्र फ्रांसीसियों के साथ इस घटना से नाराज हुआ। जो हैदर अली के मित्र फ्रांसीसी थे उनके साथ में ये घटना हुई अंग्रेजों द्वारा, तो हैदर अली भी क्रोधित हो जाता है। हैदर अली ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली कहता है अगर तुम मेरे मित्रों का साथ में ऐसा करोगे तो जो तुम्हारा मित्र राज्य कर्नाटक है उस पर हम हमला करेंगे। कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली युद्ध से भागकर अंग्रेजों से सहायता ले आया। इधर हैदर अली ने भी मराठा और निजाम की संयुक्त सेना इकट्ठी कर लेते हैं। अंग्रेजों ने दो सेनाओं को मैसूर की तरफ भेजा। रास्ते में टीपू हेक्टर मुनरो वाली सेना को रोककर युद्ध करने लगा। ये हेक्टर मुनरो वही है जो बक्सर युद्ध में हमें देखने को मिला था, वही यहाँ आकर फिर युद्ध का नेतृत्व करता है मैसूर युद्ध में। लेकिन टीपू इसको रास्ते में रोक लेता है, इस कारण से जिसे मैसूर तक कर्नल बेली की सेना ही पहुंच पाती। मैसूर तक केवल एक ही टुकड़ी पहुंच पाती है सेना की, तो दूसरी सेना
टीपू सुल्तान रास्ते में रोक लेता है, जिससे मैसूर का भार कम हो जाता है, जिसे हैदर अली आसानी से पराजित कर देता है। हैदर अली जो लॉर्ड कर्नल बेली की जो सेना होती है उसे आसानी से पराजित कर देता है। आगे अंग्रेजों ने पुनः 1782 ईस्वी में आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना मैसूर भेजी। दोबारा 1780 के बाद में 1782 में पुनः आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। इसके बाद में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है। हैदर कैंसर की बीमारी से युद्ध में घायल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर में कैंसर की बीमारी बढ़ रही थी। इस कारण से वो युद्ध में कमजोर साबित होता है और युद्ध में घायल होने के कारण में बाद में उसकी मृत्यु भी होगी। चलिए 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को शिविर में ही कैंसर और अत्यधिक घाव के कारण हैदर की मृत्यु हो जाती है। कहीं कहीं 7 दिसंबर को भी उल्लेख मिलता है, पर कहीं कहीं 6 दिसंबर में मिलता है। ये एक दिन का कहीं कहीं गैप देखने को मिलता है, ये विवादित है। 6 दिसंबर वैसे मानते हैं ज़्यादातर। 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है अपने शिविर में। हैदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू अगला सुल्तान बनता है, शासक बनता है। वो सुल्तान की उपाधि धारण करेगा। वो उसके बारे में हमने जब मैसूर के बारे में स्वायत्त राज्य में चर्चा की थी, वहां पर इसके बारे में हम देख सकते हैं। टीपू ने अंग्रेजों के साथ युद्ध जारी रखा। सन 1783 ईस्वी में ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर दिया। हैदर की मृत्यु के बाद मराठों और निजाम ने मैसूर का साथ छोड़ दिया, क्योंकि हैदर के कारण ही जो निजाम और जो मराठा थे वो साथ में थे मैसूर के, लेकिन टीपू के साथ में वो नहीं आना चाहते थे। उधर यूरोप में हुई संधि के कारण फ्रांसीसी भी पीछे हट जाते हैं। अब फ्रांसीसी भी जो छुप के उसका साथ दे रहे थे वो भी अब पीछे आ जाते हैं। सन 1784 ईस्वी में टीपू और अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि हो जाती है। इस प्रकार से मंगलौर की संधि में क्या क्या होता है देखते हैं। इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया। एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए जाएंगे। टीपू ने बंदी बनाए हुए अंग्रेजों को रिहा कर दिया, क्योंकि इसमें जो टीपू था उसके द्वारा ही युद्ध को विराम दिया गया था, तथा उधर से ही मैसूर की तरफ से ही युद्ध का प्रारंभ किया गया था। इसलिए ना तो कोई हट जाना होता है ना कुछ होता है, आपस में दोनों अपना अपना क्षेत्र वापस करके अपने बंदियों को रिहा कर देते हैं, बस यही होता है। अभी तक मैसूर की सीमा सुरक्षित है, जो अभी सीमा में कोई तरीके का छेड़छाड़ नहीं होगी। चलिए अब आगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध अंग्रेजों और टीपू के मध्य लड़ा गया। यह टीपू सुल्तान है, इसके मध्य और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। यह युद्ध की शुरुआत 1790 ईस्वी में हुई थी और अंत 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा होता है। ये युद्ध करना टीपू की सबसे बड़ी गलती थी। इस गलती का खामियाजा टीपू को अपनी मौत से आगे चतुर्थ युद्ध में चुकाना पड़ेगा। कारण डचों और आईकोटा के किरोनानूर द्वीप अपने अंग्रेज मित्र त्रावणकोर के राजा द्वारा खरीदा जाना। अंग्रेजों का मित्र जो त्रावणकोर का राजा होता है उसके द्वारा, यह त्रावणकोर जो केरल के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की, इसे त्रावणकोर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके राजा द्वारा जो डचों के आईकोटा और किरोनानूर जो द्वीप होते हैं वो खरीदे जाते हैं। तो इसमें टीपू को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, लेकिन टीपू ने हस्तक्षेप किया। इस कारण से टीपू को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। आईकोटा और किरोनानूर के दो द्वीपों डचों से टीपू खरीदना चाहता था। उसकी डचों से बातचीत भी चल रही थी, परंतु अंग्रेजों के कहने पर त्रावणकोर के राजा ने टीपू से ज्यादा रुपए देकर डचों से वह द्वीप खरीद लिए। तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठाओं और निजाम से संधि करके मैसूर पर आक्रमण की योजना बनाई थी। ये पहले से ही उसने इस कारण से ही त्रावणकोर के राजा से द्वीप खरीदवाए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने त्रिदलीय संधि के माध्यम से मैसूर को चारों तरफ से घेर लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीत लिया। अंत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने
ये गलत छप गया है, यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम होगा, माफ कीजिएगा। अंत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम को भी घेर लिया। मजबूर होकर टीपू ने लॉर्ड कॉर्नवालिस से संधि करी, जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से भी जाना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, इस संधि के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। यह संधि सन 1792 ईस्वी में टीपू और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य में होती है। शर्तें क्या क्या थी इस संधि की? टीपू पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों ने टीपू का आधा राज्य ले लिया। इसमें आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ये नीला भाग जो होता है वो निजाम ले लेता है, इधर ये मराठा लोग ले लेते हैं और उसके बाद में ये अंग्रेज लोग ले लेते हैं। ये राज्य जो होता है वो इस तरीके से लगभग आधा राज्य अंग्रेजों के अधीन आ जाता है तथा इसकी सेना को भी निश्चित कर दिया गया था, सेना पर भी कंट्रोल कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आधे राज्य को मराठाओं, निजाम और अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया, जैसा कि अभी हमने बताया था। इधर वाला नीला वाला भाग आप देख सकते हैं चित्र में, ये निजाम ले लेता है, इधर ये मराठा ले लेते हैं, जिसके पास में जो राज्य पड़ता है वो ले लेता है, और इधर मद्रास लगता है, ये यहाँ पर लगभग अंग्रेजों का अधीन होता है, तो अंग्रेज भी इधर कब्जा कर लेते हैं तथा अपने मित्र राज्यों को भी दे देते हैं इसमें से। ये नीचे आप देख सकते हैं त्रावणकोर, जिसे केरल के नाम से आप जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसूर के मालाबार तट के क्षेत्रों में एक बड़े हिस्से में बारामूला और डिंडीगुल जिले मिलते हैं, आप देख सकते हैं। पेशवा को तुंगभद्रा नदी तक की जमीन मिलती है, तुंगभद्रा नदी तक की जमीन। निजाम को कृष्णा से पेन्नार नदी के बीच की जमीन ये मिलती है निजाम को। कूर्ग के राजा को आज़ादी दी, लेकिन कूर्ग अंग्रेजों पर निर्भर हो गया, ये कूर्ग के राजा द्वारा ये अधीन कर लिया गया। युद्ध की में क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू पर लगभग 3 करोड़ 3.3 करोड़ भी कहीं का उल्लेख मिलता है, 3.3 करोड़ का हर्जाना लगाया जाता है, लगभग 330 लाख रुपए का। टीपू सुल्तान 3.3 करोड़ रुपए हर्जाना देने में असमर्थ था, उसने लगभग बताया जाता है 1.5 करोड़ के आसपास ही हर्जाना भर पाया था, बाकी रकम नहीं दे पाया था। उसे अपने 3 पुत्रों में से 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपना पड़ता है। ये बाकी की रकम चुकाने के बाद ही अंग्रेजों द्वारा कहा गया, अब बाकी की रकम चुका दोगे तो हम तुम्हारे पुत्रों को छोड़ देंगे। चलिए आगे आप देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, कारण इसका लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि अस्वीकार करना। टीपू द्वारा सन 1799 ईस्वी में जो वेलेजली की सहायक संधि होती है उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, इस कारण से ये युद्ध होता है। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि का प्रस्ताव टीपू के पास भेजा गया। टीपू ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप लॉर्ड वेलेजली ने सन 1799 ईस्वी में मैसूर पर आक्रमण कर दिया। लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर को चारों तरफ से घेरते हुए जीत लिया। अंत में श्रीरंगपट्टनम के किले या दुर्ग के चारों तरफ से घेर लिया। जो श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग होता है, किला होता है, उसे चारों तरफ से लॉर्ड वेलेजली द्वारा घेर लिया जाता है। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले के द्वार पर युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टीपू के जो सब बताया जाता है मिला हुआ है। तो जो टीपू है वो श्रीरंगपट्टनम किले के द्वार पे मारा जाता है, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के, जो हमने पहले देखा था, चिक्का कृष्णराज देखा था, उसी का यह बालक होता है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को मैसूर का शासक घोषित किया। लॉर्ड वेलेजली ने अपनी सहायक संधि स्वीकार कराकर मैसूर को अपने प्रभाव में ले लिया। इसके बाद सन 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बनाया। जो 1834 तक ये अंग्रेजों के अधीन ही रहते हैं, लेकिन राजा यहीं का होता है। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग आएगा 1834 में, वो मैसूर को अपने प्रभाव में ले लेगा। चलिए चित्र के माध्यम से देखते हैं मैसूर को कितना बड़ा साम्राज्य था और बाद में अंग्रेजों ने कैसे उसे छिन्न भिन्न किया। ये आप देख सकते हैं,
जो मैप पहला वाला है ये मैसूर की सीमा है। पहले वाले चित्र में आप देख सकते हैं मैसूर की अपनी स्वायत्त सुरक्षित सीमा थी। उसके बाद में जब ये चतुर्थ बार होती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसके बाद में जो टीपू सुल्तान मारा जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं एक बड़ा नीला वाला हिस्सा है जो आप देख सकते हैं चित्र में, ये निजाम के हैदराबाद के निजाम के पास आ जाता है। ये आप जो निशानदार चित्र देख रहे हैं ये मराठाओं के पास आ जाता है क्षेत्र। इसके बाद जो रेड कलर का चित्र देख रहे हैं ये स्वायत्त ब्रिटिश के पास आ जाता है, मतलब ब्रिटिश का खुद का ये साम्राज्य होता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो धारीदार चित्र से दिखाया गया है ये ब्रिटिश के ही अधीन है पर किसी राजा द्वारा, और ये मैसूर का क्षेत्र बीच में सीमित कर दिया चारों तरफ से अपने द्वारा घेर कर, और यहाँ पर जो छोटा बच्चा 2 साल का होता है कृष्णराज उसे राजा बनाकर ये अंग्रेज शासन करते हैं। इस प्रकार से ये मैसूर की रणनीति तथा युद्धों के बारे में वर्णन था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।